कुपोषण और मृत्यु से बचने के लिए बीमारियों से बचाव, इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। जैसा कि आप सब जानती ही हैं कि जब घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उस घर में खुशियों का माहौल छा जाता है, किंतु जब वही बच्चा बीमार हो जाता है तो उस घर के सभी लोग चिंतित हो जाते हैं और घर में मायूसी छा जाती है। एक बच्चे के स्वास्थ्य को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हम इस मॉड्यूल में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य के विषय में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि हमारे बच्चों की सेहत और पोषण पर बीमारियों का असर, बच्चों के बीमार होने की संभावना कब अधिक होती है, बच्चों को संक्रमणों से बचाने के उपाय, हाथ कब जरूर धोना चाहिए, हाथ धोना सिखाने के अवसर। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि बच्चों की सेहत और पोषण पर बीमारियां किस तरह असर डालती हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बीमारियां हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर डालती हैं। बार बार बीमार पड़ने पर बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और गंभीर मामलों में उनकी मौत भी हो सकती है। यह एक खतरनाक चक्र है। आइए अब हम समझें कि यह कैसे होता है। जब बच्चा किसी संक्रमण के कारण बीमार पड़ता है, जैसे कि दस्त या बुखार होना, तो बीमारी से लड़ने में वह अपने शरीर के कुछ पोषक तत्वों को खर्च कर देता है। यदि वह बच्चा बीमार नहीं पड़ा होता तो उसका शरीर इन्हीं पोषक तत्वों का इस्तेमाल शरीर के विकास में, खेलने में और सीखने में करता। बीमार होने पर बड़ों की तरह ही बच्चों को भी भूख कम लगती है और परिणाम स्वरूप उनका खाना कम हो जाता है, जिसके कारण बीमारी के दौरान बच्चे को पर्याप्त खाना और पोषण नहीं मिल पाता है। इस कारण जो बच्चा कुछ दिन बीमार रह जाता है, उसका वजन कम होने लगता है और वह दुबला और सुस्त लगने लगता है। ज्यादातर साधारण बीमारियां कुछ ही दिनों तक रहती हैं और जैसे जैसे बच्चा बीमारी से ठीक होने लगता है, उसकी भूख भी बढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को बढ़ने के लिए अधिक खाने की आवश्यकता होती है। इस दौरान यदि बच्चे को पर्याप्त खाना मिलता है तो वह फिर से तंदुरुस्त बन जाता है, किंतु इस समय यदि बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है या वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है तो वह कमजोर रह जाता है। एक कमजोर बच्चा जल्दी ही फिर से बीमार पड़ सकता है क्योंकि उसका शरीर संक्रमणों से ठीक से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बार बार बीमार पड़ने से बच्चा वजन बढ़ने के अवसर खोता चला जाता है और नाटा या कद में छोटा रह जाता है। यदि बीमारियां गंभीर हुई तो वह बहुत सारा वजन गंवा सकता है और बहुत दुबला यानी सैम या गंभीर रूप से दुबला हो सकता है। फिर कभी कभी ऐसी ही कोई बीमारी उसकी जान भी ले सकती है। संक्रमण के बारे में जानने के लिए आइए हम एक परिदृश्य देखें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेरणा गृह भ्रमण करने लता के घर जाती है। उनके बीच की बातचीत को सुनते हैं। नमस्ते लता, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। क्या बात है लता, तुम काफी चिंतित लग रही हो। सब ठीक तो है? नहीं दीदी, देखिए ना, सोहन अक्सर बीमार रहता है और आजकल खाना भी काफी कम खाने लगा है। अरे, ये तो चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि सोहन के अक्सर बीमार पड़ने का कारण घर की साफ सफाई से जुड़ा है। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। सबसे पहले मुझे अपनी रसोई दिखाओ। जी जरूर।
ओहो, ये क्या है? सारे फल तथा सब्जियों को खुला छोड़ दिया है और पीने के पानी को किसी बर्तन से ढका भी नहीं है, और ये पोंछने का कपड़ा भी काफी गंदा लग रहा है। जरा मुझे हाथ धोने का साबुन तो देना। हाथ धोने का साबुन नहीं है दीदी, हम राख से ही हाथ धोते हैं। तुम्हें राख से नहीं, साबुन से हाथ धोना चाहिए। मैं तुम्हें इसकी आवश्यकता समझाती हूँ। हमारे आसपास के वातावरण में कितने कीटाणु होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। इनमें से कई हमारी चमड़ी, नाक, मुंह, आँख, कान और हमारी आंतों में रहते हैं। और कई तरह से हमारा बचाव या फायदा करते हैं। हमारे शरीर ने उनके साथ दोस्ती कर ली है और हम जिंदा रहने के लिए उन पर निर्भर है। लेकिन कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो अधिकतर संक्रमणों का कारण बनते हैं। कुछ के कारण बुखार आता है तो कुछ अन्य के कारण दस्त लग जाते हैं या सर्दी और खांसी जुकाम हो जाता है। कुछ के कारण तो बहुत ही खतरनाक बीमारियां जैसी कि टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया, टाइफाइड हो जाते हैं। इनमें से कुछ कीटाणु हमारे शरीर में भोजन और पानी के जरिए प्रवेश करते हैं या फिर सांस के साथ हमारे अंदर आने वाली हवा के साथ भीतर आ जाते हैं। लेकिन कई कीटाणु तो हमारे हाथों के द्वारा ही शरीर के अंदर आ जाते हैं। वो कैसे दीदी? देखो, हम अधिकतर हर काम के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खेत में काम करने के लिए, रसोई में काम करने के लिए, नहाने व खुद को साफ करने के लिए, शौच के बाद शिशु की सफाई करने के लिए, पसीना पोंछने के लिए, नाक साफ करने के लिए, सब्जी और फल को छीलने व काटने के लिए, खाने परोसने के लिए, गिलास को डुबाकर पानी निकालने के लिए, हाथ मिलाने के लिए इत्यादि। हमारे हाथ जिस किसी भी चीज के संपर्क में आते हैं वहां से कुछ कीटाणु लगा लेते हैं और कुछ कीटाणु छोड़ आते हैं, परंतु हम इन्हें अपनी नजर से देख नहीं पाते हैं। हमारे हाथ ही वो सबसे आम माध्यम है जिनके जरिए हम कीटाणुओं को लेते और देते हैं। और सबसे आम तरीका है जिससे हम कीटाणुओं को फैलाते हैं, वो है पोंछने का कपड़ा। पोंछने का कपड़ा? लेकिन पोंछने के कपड़े से कीटाणु कैसे फैल सकते हैं दीदी? बिल्कुल फैल सकते हैं। याद करो, रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले वो छोटे कपड़े जिनसे हम धुली हुई सब्जी से लेकर धुली हुई थाली तक और चूल्हे के आसपास से लेकर फर्श पर बिखरे खाने तक सब कुछ पोंछते हैं। इन कपड़ों को हम कभी कभी ही धोते हैं, तो सोचिए कि इनमें कितने कीटाणु इकट्ठे हो जाते होंगे। केवल पोंछने का कपड़ा ही नहीं, क्या हम अपनी साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल भी इसी तरह से नहीं करती हैं? जी सही कहा दीदी। तो फिर हम इन संक्रमणों को कैसे कम कर सकते हैं? इन संक्रमणों को कम करने के कुछ तरीके हैं। माँ के स्तन से सीधे बच्चे को मिलने वाला दूध कहीं भी हाथ से छुआ नहीं जाता है और उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में बच्चे की मदद करते हैं। जिन बच्चों को निप्पल लगी बोतल से दूध पिलाया जाता है उनमें दस्त और बुखार सहित गंभीर बीमारियां होना आम बात है। इसका क्या कारण है दीदी? ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी से धोने के बावजूद निप्पल में और बोतल के पेंदे में थोड़ा सा दूध छूट ही जाता है और कीटाणु दूध में पनपते हैं। इन संक्रमणों को कम करने के क्या कुछ और भी उपाय है? हाँ, मैं बताती हूँ। टीकाकरण। बच्चे जिन बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं उनमें से कुछ से निपटने के लिए हमारे पास टीके हैं, जैसे कि खसरा और काली खांसी। विटामिन ए। इसके साथ साथ बच्चों में संक्रमणों जैसी कि खसरा और दस्त की तीव्रता को कम करने में विटामिन ए मददगार होता है, जिसकी खुराक स्वास्थ्य केंद्र या VHND में दी जाती है। स्वच्छ ताजा गर्म भोजन। बच्चों को खिलाने के लिए ताजा खाना दे। पकने के बाद खाने को हाथ से नहीं छुए।
चम्मच को उसी समय धोकर इस्तेमाल करें। याद रखें कि भोजन को पकाने से कीटाणु मर जाते हैं, इसीलिए पकाया हुआ भोजन अध पके भोजन से हमेशा अधिक सुरक्षित होता है। पका हुआ भोजन भी पकाने के कुछ घंटे बाद दूषित हो जाता है। इस दूषित भोजन को फिर से गर्म करके खाने से खतरनाक बीमारी हो सकती है। स्वच्छ पानी। पानी लेने के बर्तन में हाथ नहीं डालें, बल्कि नल लगे बर्तन से पानी लें या फिर हैंडल वाले कप या डोलची से पानी लें। सुरक्षित पीने का पानी। हैंडपंप से निकाला गया ताजा पानी साफ होता है, परंतु अगर बोरवेल या चापाकल गहरा नहीं है तो पानी साफ नहीं होगा। यदि स्रोत साफ है तो नल से आने वाला पानी सुरक्षित होगा। हमारे आसपास के पानी का खतरनाक कीटाणुओं द्वारा दूषित होने का प्रमुख कारण खुले में शौच है। बच्चे के संक्रमित मल द्वारा मिट्टी कीटाणुओं से दूषित हो जाती है। दूषित मिट्टी के द्वारा ये कीटाणु जमीन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पानी के जमीनी स्रोतों को भी दूषित कर देते हैं। पानी के स्रोत को साफ रखने के लिए खुले में शौच ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हाथ धोएं। बच्चों को संक्रमण से बचाने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है हाथ धोना। शौच के बाद, खाना बनाने से पहले तथा बच्चे को आहार देने से पहले व बाद में हाथ धोएं। ध्यान रहे लता, स्वस्थ परिवार का यही है राज, साबुन से हाथ धोना रखे याद। आपका बहुत धन्यवाद दीदी, मैं आपकी कही हुई बातों का ध्यान रखूंगी। हम यह जान चुके हैं कि रोगों से बचने के लिए हाथ धोना कितना जरूरी है। अब हम यह समझेंगे कि हमें हाथ कब जरूर धोना चाहिए। हम इसे एक परिदृश्य के द्वारा समझेंगे, जहां सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं को हाथ धोने के सही तरीके तथा कब जरूर हाथों को धोना चाहिए इसके बारे में सिखा रही हैं। तुम सब हाथ धोने के महत्व को जानती ही हो, लेकिन सिर्फ यह जानना काफी नहीं है। इसके साथ साथ तुम सबको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम सभी धात्री माताओं को इसके बारे में सिखाओ। इसके लिए यह जरूरी है कि आपको हाथ धोने का सही तरीका मालूम हो। क्या आप में से कोई यहां आकर हाथ धोने का सही तरीका प्रदर्शित कर सकती है? जी, मैं प्रदर्शित करूंगी। बहुत अच्छा, आओ। तुमने सही तरीके से हाथ नहीं धोए हैं। मैं जानना चाहूंगी कि मैं कहाँ चूक गई हूँ। मैं तुम्हें हाथ धोने की सही प्रक्रिया बताती हूँ और फिर तुम्हें बताऊंगी कि तुमसे कहाँ भूल हो गई। हाथों पर कीटाणुओं की वृद्धि को कम करने के लिए इस विधि से हाथों को धोया जाना चाहिए। साफ बहते पानी यानी गर्म या ठंडे से अपने हाथों को गीला करें, फिर नल बंद करें और साबुन लगाएं। हाथों में साबुन को अच्छी तरह से मलकर झाग बनाएं। हथेली के पीछे, उंगलियों के बीच में और नाखूनों के नीचे अच्छी तरह से मलें। अपने दोनों हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक आपस में रगड़कर साफ करें। बहते पानी के नीचे हाथों को खूब अच्छी तरह से धोएं। अपने हाथों को हवा में सुखाएं। अब मैं बताती हूं कि तुमसे कहां गलती हुई है। तुमने साफ पानी से अपने हाथ धोए बिना साबुन लगाया और तुमने हथेली के पीछे, उंगलियों के बीच में अच्छी तरह से नहीं मला। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने हाथ सुखाने के लिए अपने साड़ी के पल्लू का उपयोग किया। ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि साड़ी का पल्लू संक्रमण का एक स्रोत है और ऐसा करने से हाथ तुरंत दोबारा गंदे हो जाते हैं। हाथ धोना बेकार हो जाता है। इसी प्रकार दिन भर हाथ पोंछने के तौलिए का इस्तेमाल भी ठीक नहीं है। इसके बजाय हाथों को ऊपर उठाकर हवा में हिलाते हुए सुखा सकते हैं।
लेकिन हाथों को केवल ऊपर क्यों उठाना चाहिए? हाथ धोने के फौरन बाद उनको नीचे की ओर करने पर हाथ के ऊपरी हिस्से पर मौजूद गंदा पानी बहकर साफ हथेली व उंगलियों पर आ जाएगा और उनको फिर से गंदा कर देगा। इसलिए धुले हुए हाथों को ऊपर उठाकर हवा में सुखाना सही होता है। क्या आप बता सकती है कि हमें हाथ कब जरूर धोना चाहिए? इन कार्यों के बाद हाथ जरूर धोएं। खाना बनाने से पहले, बनाते समय तथा बनाने के बाद, खाना खाने व शिशु को खिलाने से पहले और उसके बाद, बीमार की सेवा करने से पहले और बाद में, चीरे या जख्म का उपचार करने से पहले और बाद में, शौचालय जाने के बाद, शौचालय जाने वाले बच्चे की सफाई के बाद और छोटे बच्चे की शौच के सफाई के बाद, नाक सुड़कने, खांसने या छींकने के बाद। अब तक हमने यह जाना कि बीमारियां बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर डालती हैं। अब हम जानेंगे कि बच्चों के बीमार होने की संभावना कब अधिक होती है। यह जानने के लिए आइए हम एक परिदृश्य देखते हैं, जहां सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं से इस विषय में चर्चा कर रही हैं। क्या आप में से कोई मुझे यह बता सकता है कि बच्चे के बीमार पड़ने का खतरा कब सबसे अधिक होता है? मुझे लगता है कि जन्म से 1 माह तक। 6 मास से 2 वर्ष तक। आप दोनों बिल्कुल सही हैं। बच्चे के जीवन में 2 चरण ऐसे होते हैं जब उसके संक्रमण से पीड़ित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। जीवन के पहले महीने में नवजात शिशुओं के बीमारियों की चपेट में आने की सबसे अधिक संभावना रहती है, क्योंकि उनके शरीर ने संक्रमण से लड़ना अभी सीखा ही नहीं होता है। गर्भ से बाहर आने के बाद शिशु ऐसी दुनिया में आ जाता है जो स्वच्छ नहीं है और जिसमें कीटाणु मौजूद हैं। इसलिए शिशु के गर्भनाल पर कोई भी गंदी चीज लगाने या शिशु को गंदी चीज खिलाने पिलाने से उसे संक्रमण आसानी से लग सकता है। जन्म के बाद नवजात शिशुओं के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा उनकी मां का दूध है। मां के शरीर से निकले दूध में वे हथियार होते हैं जो कीटाणुओं से लड़ सकते हैं। यही वजह है कि ऐसे शिशु जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पाता है, उनमें संक्रमण और मृत्यु का खतरा अधिक रहता है। इसके अलावा 6 माह के बाद 2 वर्ष की उम्र तक के बच्चे भी इन कारणों से बीमार पड़ सकते हैं। जब बच्चा 6 माह की उम्र के करीब पहुंचता है तो वह अधिक सक्रिय और लोगों के साथ घुलने मिलने लगता है। वह चीजों को पकड़ने और उन्हें मुंह में डालने लगता है। जब वह पलटने लगता है तो वह पेट के बल लेटकर फर्श पर पड़ी चीजों को उठाने लगता है। अब वह केवल अपनी मां की संरक्षण में नहीं होता है, उसे अलग अलग लोगों से, अपने खिलौनों से और फर्श से नई कीटाणु लगने लगते हैं। उसके बुखार और दस्त से पीड़ित रहने की संभावना बढ़ जाती है। बीमार पड़ने पर यदि बच्चे को उचित ऊपरी आहार और स्तनपान न मिले तो उसके कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कोई सामान्य सा संक्रमण भी उस पर बुरा असर डाल सकता है और वह अक्सर और लंबे समय तक बीमार रहने लगेगा। अब हम जानेंगे कि हाथ धोना कब कब सिखाया जा सकता है। इस विषय में इस परिदृश्य को देखते हैं, जहां सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं से इस विषय पर चर्चा कर रही हैं। मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि लोगों में हाथ धोने के सही तरीके को बताने के लिए आप क्या करेंगी? हम गृह भ्रमण के दौरान नियमित रूप से फॉलो अप करेंगी। बहुत बढ़िया। गर्भावस्था या प्रसव के बाद और फिर जब शिशु 6 से 8 माह का हो जाए तो उस दौरान गृह भ्रमण करते समय
हाथ धोने की शिक्षा देना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस अवधि में परिवार को यह जानकारी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। परिवार को हाथ धोने के स्थान जैसे रसोई में, शौचालय के बाहर साबुन और पानी रखने को प्रेरित करें, जिससे साबुन से हाथ धोने की आदत बने। गृह भ्रमण तो एक अवसर था। अब आप में से कोई दूसरे अवसरों के बारे में बता सकती हैं? जी, सामुदायिक बैठक या VHND पर भी लोगों को हाथ धोने की आवश्यकता के बारे में बताकर प्रेरित किया जा सकता है। अरे वाह, बिल्कुल सही कहा। किसी एक VHND को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हाथ धुलाई दिवस के रूप में मना सकती है। इसके लिए पहले अपने क्षेत्र के घरों में हाथ धोने के तरीकों की जानकारी इकट्ठा करें। हाथ धोने की सही विधि का प्रदर्शन करें और वहां मौजूद गांव वासियों को उस विधि को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार सलाह दें। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। इस अध्याय में हमने सीखा है, बार बार बीमार पड़ने से बच्चों में कुपोषण होता है और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है। नवजात शिशुओं के बीमारियों की चपेट में आने की सबसे अधिक संभावना रहती है। यदि शिशु जन्म के तुरंत बाद से लेकर 6 माह तक केवल स्तनपान करे तो वह कई महीनों तक संक्रमणों से सुरक्षित रह सकता है। बच्चों को संक्रमण से बचाने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है हाथ धोना। गर्भावस्था या प्रसव के बाद और फिर जब शिशु 6 से 8 माह का हो जाए तो उस दौरान गृह भ्रमण करते समय परिवार को हाथ धोने की शिक्षा देना सबसे उपयुक्त है। धन्यवाद, आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।